कोड वाला भी सुन। हेलो। तो क्या कहना चाह रहे हैं आज? एक डीबी पे। हाँ। डीबीपी नंबर क्या है? 19। B19। तो ये 19 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ। इनमें से अपन को सॉल्व करना है ना? तो देखो, चार्ज अपॉन मास का हमें दे रखा है और ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो इनमें से पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कितना होगा। तो इसका तरीका ये है कि हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्यू वी बी अपॉन एम, फोर्स आ गया ना, एक्सेलरेशन आ गया, तो वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। साइन थीटा भी आएगा, वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना। तो वी वेक्टर फॉर्म में रखेंगे ना, डिफरेंशिएट किया तो वी वेक्टर फॉर्म में, और फिर एक्सेलरेशन भी उसी फॉर्म में आ जाएगा। लेंथ बढ़ रहा है सवाल करने में। जल्दी कैसे करें? जल्दी ऐसे करें कि हमारे पास में एक ओमेगा होता है, क्यू बी बाय एम। ओमेगा होता है ना, क्यू बी बाय एम। तो क्यू बाय एम तो दे रखा है, ओमेगा वी बाय आर होता है। आर तो दे रखा है ना। 2 मिनट, पेज घूम गया इधर उधर। B19। मेरा B19। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमें ऐसा दे रखा है कि चार्ज पार्टिकल जो जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पर, ये हेलिकल पाथ पे जा रहा है ना, है ना। इससे अपन को पता लग रहा है कि वो हेलिकल पाथ पे जा रहे हैं। तो अगर इसका अपन हेलिकल पाथ वाला रिजल्ट याद करें तो जो सर्कुलर मोशन का जो आर होता है, तो जेड वाला कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन वाला हो गया, और वो जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो उसके आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना हिस्सा। तो उसमें से टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना।
वहां से आर आ गया, वी बाय आर। अब उनमें से भी वी कौन सा वाला जो इस सर्कल में जा रहा है? ये वाला जो सर्कल में भी है ना, एक वी ये है। तो वी बाय आर के टर्म में ओमेगा आ गया क्यू वी बाय एम। ठीक है, ऐसे निकाल लो, अलग कर लो दोनों को, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? हाँ, लिख सकते। कंडीशन बता देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो कि कैसे करते हैं। ये हमें शुरू में ऐसा समझ में आया कि ये जो है इससे टकराया, तो इसके पास वेलोसिटी जीरो है, और इसके पास 3v0/4 आती है ना। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे फ्यूचर में ये पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम एक्सटेंशन की शर्त क्या है? कि शर्त क्या है? क्या है, बोलो बताओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कौन सी वेलोसिटी जीरो? फाइनल वेलोसिटी जीरो? गलत बात है, तुम बोलो। क्यों? तो ओमेगा क्यों सेम? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होना चाहिए। दूर जाने की वेलोसिटी जब खत्म हो जाए तो दूर जाना बंद हो जाए, है ना। तो शर्त क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो का मतलब स्प्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी इक्वल। बैठो, बस ये कर देना। कर दोगे? यही तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v2 हो गई इधर, और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई v1। v1, ये वाला एंगल हम मानते हैं θ1, और ये वाला एंगल हम मानते हैं θ2। तो ये 90 माइनस θ2 हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो सेंटर से इसको ज्वाइन किया, इसका कंपोनेंट स्प्रिंग के लो, तो v2 साइन θ2 हो जाएगा। तो शर्त हो गई v2 साइन θ2 इज इक्वल टू, ये वाला एंगल θ1 लिया, बराबर v1 कॉस θ1। बस, अब तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, वेलोसिटी बराबर कर दिया, आगे तो कर ही लोगे। फिर बोले θ1 θ2 कहां से लाएंगे, ये तो बताया नहीं। तो इसके लिए फिर ये 2r है और ये r है, साइन लो लगा देंगे इस ट्रायंगल में। तो r अपॉन साइन θ2, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू 2r अपॉन ये वाला एंगल 90 प्लस θ1।
साइन 90 प्लस थीटा 1। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां से आ गया कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2। यहां से रिश्ता आ गया, थीटा 1 थीटा 2 गायब हो गया। मानने की हिम्मत रखा करते हैं, जाने वाले लोग बीच में चले जाते है ना, जो आंसर है वो आ जाता है। तो थीटा 1 थीटा 2 माने गए थे, वो निकल गए। अब एक आप इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले था, इसका मास कितना कितना है? सबका एम है ना। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम एम इंटू 3v0/4 इंटू 2r बराबर बाद में हो जाएगा एम इंटू v1 इंटू आर प्लस एम इंटू v2 इंटू 2r। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन तो अब हो ही जाएगा, है ना। ठीक है, और बताइए। सेकेंड क्वेश्चन में वर्क डन बाय F1 कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर निकाल लेंगे। F1 के लिए टेक्नोलॉजी बता तो रखे। अगर कोई भी फोर्स किसी फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, जैसे यहां पर ये फोर्स इसकी तरफ डायरेक्टेड है, तो इसको आप है ना ऐसे समझो, एक टेक्नोलॉजी है, रस्सी बनाओ टेक्नोलॉजी। तो यहां से एक रस्सी बना लो और यूं खींच लो, तो ये फोर्स हमेशा उधर ही डायरेक्टेड होगा। फिर ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट √2r, तो हो गया इसका वर्क डन। नहीं तो इंटीग्रेट कर लेना। तो अगर कोई फोर्स किसी फिक्स डायरेक्शन में चलता है, जैसे ये है, मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल यूं जा रहा है और ये फोर्स हमेशा इसकी तरफ है, जैसे कि हमारे अर्थ वाले सिस्टम में। तो उसमें ये है कि हमको ये देखना है कि रेडियस में क्या चेंज हुआ। ये पहले बात का रेडियस, फाइनल रेडियस, और ये पहले का रेडियस, और ये फोर्स अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो इसका वर्क डन F इंटू इनिशियल आर माइनस फाइनल आर, ऐसा हो जाएगा। मंजिल की तरफ कितने गए, मंजिल के परपेंडिकुलर जाके क्या किया, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, वेक्टर मेथड से भी कर सकते। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, हो गया ये डीपीपी, और डीपीपी निपट गया। और इसके बाद बताइए कोई एचसीवी के सवाल। एचसीवी में क्या टॉपिक था हमारा? अच्छा, एसी के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन होंगे, कितने के? 19 क्वेश्चन है। तो एसी के क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, सारे हो गए, कोई समस्या नहीं आई, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत आगे के पन्ने भी पढ़ लेना चाहिए, चोरी वोरी भी समझ में आ जाती कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया ये डिस्कशन पूरा। आगे बढ़ते हैं फिर। शीट में भी कुछ दिया था क्या?
नहीं दिया। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था 1890 के आसपास पहुंचते पहुंचते ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट इज ए वेव। और ये पहले परीक्षण में फेल हो गई थ्योरी। नया नया खोज हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको समझाने में नाकामयाब रही थ्योरी। सारी सारी समस्या थी, थ्योरी में कुछ चल ही नहीं रहा था। थ्योरी ने बताया कि पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, कभी भी बाहर आ सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे बाद में भी बाहर आ सकते हैं, जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, नीली लाइट पीली लाइट, लाइट तो लाइट सब में अंतर क्यों किया जा रहा है, सब तो एक समान है ना। एनर्जी दिया, एनर्जी दे दिया, ले लिया, बाहर आ गए। परंतु ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिद्दी था, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे लेता ही नहीं था एनर्जी। उनके कोई फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो फिर इसके बाद में समझाने का समय आया, तो 1905 में जैसा हमने डिस्कस किया कि आइंस्टीन ने समझाया। तो ये जो आइंस्टीन ने थ्योरी बनाई, इस थ्योरी की शुरुआत लगभग 1890 से लेके 1900 के बीच प्लैंक की तरफ से हुई। तो उस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थ्योरी डेवलप करने का समय चला था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। किरचॉफ और क्या नाम है इनके, अपने मैथमेटिशियंस जो हैं और भी, बोल्ट्जमैन, है ना, मैक्सवेल, ये सब लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाया। कई चीजें इसमें इन्वॉल्व की जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पॉइंट आ रहा था। तो एक थ्योरेटिकल रेडिएशन का कुछ डेटा प्रैक्टिकल जो मैच करना चाह रहा था, वो मैच नहीं खा रहा था। तो प्लैंक ने एक थ्योरी बनाई, जो कि उन्होंने लगभग 1900 के आसपास, 1902 के आसपास पब्लिश किया। तो उन्होंने ये कहा कि लाइट को अगर आप फोटोन माने पार्टिकल्स मान लो, तो फिर मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेटा मैच करवा सकता। जो प्रैक्टिकल डेटा आ रहा था और जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उसमें आंसर मैच नहीं कर पा रहा था। तो उसको मैच कराने के लिए फिर प्लैंक ने अपनी तरफ से विचार किया था। तो प्लैंक तो आंसर भिड़ा रहे थे और उनको लगा कि अगर ऐसा बोल लूं तो ठीक बन जाएगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था उन्हें कि ऐसा ऐसे कैसे बोल दूं, दिख तो कुछ नहीं रहा है, पर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा था। पर ये बात उनकी जम गई। लोगों ने कहा प्लैंक आप तो महान है। तो प्लैंक से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की। प्लैंक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंटिन्यूटी को ब्रेक किया क्वांटा के अंदर। तो इसलिए हम पिता, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के नाम पे उनको देते हैं कि इन्होंने जन्म दिया इन विचारों को। इन्हीं से शुरुआत हुई 1905 के अंदर। जब आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया, तो उस टाइम पर ऐसा मानते हैं कि आइंस्टीन को इनका कोई खास पता नहीं था। इन्होंने अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए दिया। आइंस्टीन ने खुद अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल किए और कुछ ग्राफ बनाए, फिर उसके आधार पर वो आगे बढ़े। कैसे बढ़े थे उस पर आएंगे, उससे पहले थ्योरी बता देते। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, जो वेव थ्योरी थी और पार्टिकल थ्योरी थी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लाइट इज emitted randomly in form of small energy packets.
called as quanta of light. मतलब दो अलग अलग तरह के विचार हैं। जैसे एक बाल्टी भर रहे हैं हम, तो एक बाल्टी भरने में हम कह रहे हैं कि भी जो नल है उससे पानी बूंद बूंद के भर रहा है ऐसे, तो इस तरह से पानी भर रहा है। और एक में है कि भाई कंटिन्यूस नल से पानी जो है कंटिन्यूसली आ रहा है, एक कंटिन्यूस फ्लो है। बूंदों के फॉर्मेट में पानी आता है या फिर ऐसे पानी की धारा आती है, पूरी कंटिन्यूसली आती है। तो जो वेव थ्योरी थी उनका ये कहना था कि जो चार्ज पार्टिकल है जब वो ऑसिलेट करता है तो वेव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन है जिससे आगे जाती है, तो कंटिन्यूस है। प्लैंक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे है। लाइट की बारिश होती है, लाइट कंटिन्यूसली नहीं आती, जैसे बारिश की बूंदें होती है वैसे ही रोशनी गिरती है। तो अगर हम सूरज का चित्र बनाए और उसके अंदर ऐसे डायग्राम बनाते यूं, ऐसा बना रहे तो इसका मतलब हम वेव थ्योरी के सपोर्टर हैं। और अगर हम सूरज का चित्र बनाते हैं और हम ऐसे बनाते हैं कि रोशनी ऐसे जा रही, तो लोग बोला ऐसे तो कोई नहीं बनाता। वो ऐसा प्लैंक ने बनाया, उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूं। तो बेसिक डिफरेंस लाइट के पैदा करने के संबंध में आ गया, यहीं से शुरुआत ही चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा सोचो तो हम कुछ बातें समझाएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा देंगे। तो प्लैंक की थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेटा मैच हो गया कि हाँ ये तो ठीक लग रही बात। फिर आइंस्टीन का टाइम है 1905 में, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचो तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाऊंगा। तो दोनों एक ही जैसी बात कह रहे थे कि लाइट जो है वो पैकेट्स में आ रही है, ना कि कंटिन्यूसली आ रही है, रेंडमली आ रही है। कब आती कब रिलीज होती मालूम नहीं, बस पैकेट्स के फॉर्मेट में ही आएगी, एक साथ ग्रुप आएगा। उस पैकेट का नाम क्वांटा ऑफ लाइट रखा गया, जो आगे चल करके कुछ जो किताब लिखने वाले ऑथर होते हैं उन्होंने उनका नाम फोटोन फेमस कर दिया। फोटोन नाम ना तो आइंस्टीन ने रखा था ना प्लैंक ने रखा था, ये बाद वाले लोगों ने, जैसे टीवी चैनल में पत्रकार होते हैं, ये लोग ज्यादा जनता के बीच में बोलते हैं, जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जनता वही पकड़ लेती है। तो उन्होंने फोटोन नाम किताबों में छपा, कई जगह मैगजीन में आया, अखबारों में छपा, तो लोग फिर फोटोन फोटोन करने लग गए, फिर अध्यापक लोग फोटोन से पढ़ाने लग गए। ऐसे जनता जनता की तरफ से नाम आया फोटोन, वैज्ञानिकों ने नहीं दिया। तो कैसे भी कुल मिला के बात यह है कि पैकेट्स हैं ये एनर्जी के। तो सूरज से रोशनी आती है पैकेट्स के फॉर्मेट में, न कि कंटिन्यूसली ऐसे। जैसे नल से पानी टपकता है और एक धारा बहती, दोनों में अंतर है। ये तो वेव थ्योरी है, ये फोटोन थ्योरी, ऐसे दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि लाइट को अगर आप ऐसे समझोगे तो हम उसको समझाएंगे, तो पहला थ्योरी के हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा है तो इसकी एनर्जी भी कुछ होती होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन is given by formula E is equal to H into F, HC by lambda। अब देखो ये प्लैंक प्लैंक और आइंस्टीन ये सब लोग कह तो रहे थे कि लाइट पार्टिकल है,
पर फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी लगाते थे। तो वे वालों को आपत्ति होती है, क्या बात, फ्रीक्वेंसी हमारी लगा रहे हो, बोल पार्टिकल रहे हो, वेवलेंथ हमारा यूज कर लेते हो और बाल बताते पार्टिकल हो। बोला हाँ बता रहे हैं, सही आ रहा है, बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेव की प्रॉपर्टीज का यूज करके पार्टिकल बना दिया गया। और पार्टिकल, तो इसमें कई लोगों को उस टाइम जमती नहीं थी बात, पर समय ने जमा दिया, है ना। सच धीरे धीरे उभर के आ गया कि तो मानना ही पड़ेगा, सारी जगह सब कुछ सेटल हो गया डेटा। तो शुरुआती दिनों में कम लोगों ने माना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसीलिए तो समझ में आता है कि 1920 तक तो इनको कोई कदर ही नहीं मिला, आइंस्टीन को कोई वैल्यू नहीं मिला। इतना बड़ी बात बोल रहे हैं, पर क्या है, होगा कोई दो चार दोस्त लोग जानते होंगे, दुनिया नहीं जानती। तीसरा पॉइंट, ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्लैंक की तरफ से था, पहले आया हुआ था, इसलिए प्लैंक को क्रेडिट देंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी प्लैंक ने दे रखा था। ऐसा कह रहे हैं कि आइंस्टीन ने इंडिपेंडेंटली दोनों दिए, पर ये क्योंकि पहले दे चुके हैं इसलिए अपन बोलेंगे कि ये प्लैंक की तरफ से थे। हो सकता है आइंस्टीन ने पढ़ लिया हो कहीं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा पढ़ लिया हो, कहीं जानकर ले लिया हो। तो अब वो तो अब उनसे पूछने से पता लगता है, इतना उनके पास टाइम नहीं रहता ऐसे सवालों का जवाब देने। फिर आदमी बड़ा हो जाता है तो हर कोई सवाल पूछ नहीं पाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो आइंस्टीन की तरफ से अलग था, जो कि उन्होंने नहीं कहा था। फोटोन हैव मोमेंटम एंड कैन अप्लाई फोर्स लाइक पार्टिकल। और उन्होंने फॉर्मूला दिया h/λ और E/c। तो मोमेंटम का जब फार्मूला दिया, आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट इज मासलेस, है ना, लाइट का कोई मास नहीं होता है। फिर आइंस्टीन ने कहते कि लाइट है मोमेंट, मास भी नहीं है, मोमेंटम है। फिर लोग बोले हमारा फार्मूले का क्या हुआ, m/v, ये फार्मूला भी सही नहीं है। तो सारी फिजिक्स उन्होंने चेंज करवा दी, पुराने जितने भी फार्मूले थे। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो समझ में आया कि आइंस्टीन ने ये प्रश्न खड़ा किया कि है वही जो मेजरमेंट में आता है, कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता। आप मेजर कैसे करोगे मोमेंटम, एक्चुअली फोर्स के थ्रू जो हम मेजर करते हैं वो मोमेंटम था। तो उन्होंने कहा कि अगर लाइट के पार्टिकल में कोई मोमेंटम है तो उसका फोर्स मेजर करने से पता लग जाएगा मोमेंटम है कि नहीं। तो उससे पता लग रहा था कि ऐसा मेजरमेंट में आ रहा है, मेजरमेंट में आ रहा है तो फिर मानना पड़ेगा। तो उनका तो ये कहना था कि जो भी मेजरेबल है वही वक्त वही सब कुछ है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बोलेंगे कि टाइम सेम होता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी के लिए एक दिन बीते और किसी के लिए 100 साल बीत जाए। ब्रह्मा जी का एक दिन संसार के अंदर कई युग बीत जाते, है ना। तो इस तरह से हमारे तो ग्रंथों में लिखा पड़ा है कि टाइम इज रिलेटिव। तो रिलेटिव टाइम की जानकारी हमारे तो पुराने समय से है, आइंस्टीन ने अब दोबारा से दुनिया को बताई कि यहाँ टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। यानी एक आदमी का एक ही दिन बीतेगा और एक आदमी बूढ़ा भी हो जाएगा, वापस मिलेंगे तो उसको बूढ़ा दिखेगा। और एक का कि मैं तो बस कल कल की तो बात है, कल सुबह ही तो मिले थे अपन, मैं तो हो गया बूढ़ा, मेरे तो 90 साल बीते। तो ऐसा हो जाता है ना। अब ये हमारे नहीं समझ गए, हमारे पास फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और ये सब प्रैक्टिकली, उनका जो अभी प्रैक्टिकल है वो ज्यादा एनर्जी मांग रहा है। आइंस्टीन का जो प्रैक्टिकल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है।
उसका लोगों ने हिसाब लगाया कि सारे पेट्रोल यूज कर लें, कोयला यूज कर लें, फिर हमारे को प्रैक्टिकल करने में इतना एनर्जी इतना है ही नहीं हमारे पास, तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पा रहा जो कह रहे हैं। पर ये है कि भविष्य में कभी होगा तो ये सब प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये जो फार्मूला दिया है ये भी एक विचित्र फार्मूला था, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मासलेस के पास आ गया, जो कि हमारे हिसाब से पचेगी नहीं, तो इसलिए इसका फार्मूला h/λ है। अच्छा, अपन ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फार्मूला पढ़ा था पार्टिकल का, तो फार्मूला होता है p²/2m, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और एनर्जी क्या होता है उधर, p²/2m तो एनर्जी हो गई ना, और मोमेंटम निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा ना एनर्जी के टर्म में, यहाँ रूट तो नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे हाफ mv² को अगर अपन वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो 1/2 mv आएगा ना, हाफ mv² को अगर, तैसे ही अपन अगर मान लो फोटोन के अंदर मास मान लें इसको mc² मान लें, एनर्जी को mc² के बराबर करते हैं, वो भी आइंस्टीन का ही फॉर्मूला है। mc² वाला फॉर्मूला भी जो उन्होंने जो बता रहा था 1905 से लेके 1915 तक, जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बना रहे थे, तो उस थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें बड़ी सी इक्वेशन थी ऐसी, उसमें एक टर्म आ रही थी mc², और वो इक्वेशन एनर्जी की थी। तो डायमेंशन एनालिसिस के आधार पर उन्होंने बताया कि ये सारी टर्म एनर्जी की है, तो ये mc² भी एनर्जी की टर्म है। तो फिर यहाँ से आइंस्टीन ने सोचा, जैसा कि आइंस्टीन का कहना था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ऐसे देखते इमेजिन करना चालू कर दिया कि मास तो एनर्जी होना चाहिए। उस दिन के बाद लोगों के कई सवाल उलझे पड़े थे, कई जगह मास मिसमैच हो रहा था। तो आइंस्टीन ने जब बोला कि मास तो एनर्जी होती है और इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो यहाँ से फिर वैज्ञानिक को मिला कि अब तो अपन बम बम बनाएंगे, है ना, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर वहां से एटम बम बनाने की शुरुआत। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे छोटे छोटे इक्वेशनों को सॉल्व करते करते ही विचारों से ही पहुंचे हैं। तो ये भी एक इक्वेशन है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इक्वेशन, जो आइंस्टीन की तरफ से दी गई थी, प्लैंक ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है और वो फोर्स लगाते हैं बिल्कुल पार्टिकल की तरह, और उनका मोमेंटम का फार्मूला ये है। अब चौथा फार्मूला हम इंटेंसिटी का बताते हैं। चौथा है इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम फोटोन थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी बताना चाहेंगे, तो इंटेंसिटी फार्मूले में क्या होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट आता है। तो इसका फार्मूला होता है Nhc/λ अपॉन ए परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइट है, ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है और किसी दीवार पे गिर रही है, तो इसके सामने आने वाला एरिया, लाइट के परपेंडिकुलर आने वाला एरिया कहलाता है ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आती है उसके परपेंडिकुलर आने वाला एरिया, इसमें आने वाला एन जो है नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। स्मॉल एन है नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं। और hc/λ जो है एनर्जी पर फोटोन, एनर्जी पर फोटोन। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो एनर्जी पर सेकेंड आ जाएगा, फिर एरिया से भाग दे देंगे तो एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि इंटेंसिटी बन जाएगी। यानी कि पुराने तरीके से अगर हम बोलेंगे कि किसी को 100 रुपए देना है,
तो 100 रुपए ऐसे देंगे जैसे कि जेब में अपन लिक्विड भर रहे हैं, रुपया कंटिन्यूस है। जैसे 100 रुपए का पेट्रोल भर दिया इधर से पाइपलाइन से, तो पेट्रोल तो कंटिन्यूस है ना, सेकंड। कोई क्या नहीं, पेट्रोल भी पार्टिकल से बना हुआ, छोटा है, एक एक पेट्रोल का पार्टिकल गया, ऐसे इकट्ठा ही तो जाएगा, आधा तो जाएगा नहीं। तो वहां पर भी छोटा मात्रा में क्वांटा वाला नियम तो लग ही रहा है। एक होता है कि 100 रुपए में हमने उसको 100 रुपए का नोट दे दिया, ये लो, हो गया एक ही नोट में काम। कोई कह रहा है कि मैं तो 10-10 रुपए के 10 नोट देता हूँ। तो एनर्जी किस तरीके से दे रहे हो, उसमें नोटों की संख्या और एक नोट पे क्या वैल्यू है ना, वो चेकिंग होगी। तो यहाँ पर एन जो है वो नोटों की संख्या हो गई, और ये एक नोट की वैल्यू हो गई। तो पर सेकंड कितनी रुपए दिए जा रहे हैं, कितनी एनर्जी दी जा रही है, फिर एरिया से डिवाइड कर दिया। वो जो रिसीव कर रहा है वो उतने एरिया में रिसीव कर रहा है, तो यूनिट एरिया पे क्या रिसीव कर रहा है, उससे लाइट की इंटेंसिटी पता लग जाएगी। इस तरह से आइंस्टीन के फॉर्मूले में इंटेंसिटी जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी। अगर मुझे इंटेंसिटी दुगनी करनी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एच इंटू एफ अपॉन ए परपेंडिकुलर। एच सी बाय लेमडा को एच इंटू एफ भी लिख सकते हैं। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया, फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया, तो इंटेंसिटी क्या होगा, दुगनी हो जाएगी। अगर मैं किसी को 10 नोट दे रहा हूं और 10-10 रुपए के दे रहा हूं, उसके बजाय 20-20 रुपए के देने लग जाऊं, तो रुपए दुगने चले जाएंगे, है ना। 10 रुपए की बजाय 20-20 के सेम नंबर ऑफ नोट दिए जाएंगे, तो रुपए डबल जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका है कि नोट नहीं चेंज करेंगे, 10 रुपए देंगे, पर उनकी संख्या डबल कर देंगे। अगर हमने एन को डबल किया, तो फिर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी। तो हम इंटेंसिटी को दुगना करना चाहेंगे, तो फोटोन की संख्या दुगनी कर दें, तो ऐसा हो सकता है। तो एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमारे पास एक बल्ब होता है जिससे प्लेट के ऊपर रोशनी जाएगी, तो उस बल्ब की पावर दुगनी करेंगे, तो पर सेकेंड रिलीज होने वाले फोटोन की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो उस केस में एन डबल हो जाएगा, क्योंकि बल्ब उसी कलर की लाइट दे रहा है, तो एक फोटोन की एनर्जी तो वही रहेगी। तो इंटेंसिटी दुगनी करने के लिए पावर डबल कर लिया। दूसरा तरीका है कि अगर हम उस बल्ब को पास में लेके आएंगे, तो ज्यादा फोटोन, क्योंकि ज्यादा दूर जाने से फोटोन ऐसे फैल जाएंगे, तो पर यूनिट एरिया कम मिलेंगे। पास में चले जाएंगे तो पर यूनिट एरिया फिर वापस बढ़ जाएंगे, तो उसमें भी एन डबल हो जाएगा। अगर मैं मान लो लाइट ही चेंज कर दूं, है ना, दूसरे रंग की लाइट लाऊं जिसकी फ्रीक्वेंसी दुगनी है, तो उस केस में फिर उतने ही पावर का बल्ब यूज करूंगा। उतने पावर का बल्ब यूज करूंगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी सेम रहेगी, नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो डबल हो गई, तो एन आधा हो जाएगा, तभी तो सेम पावर आएगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल करके सेम पावर प्राप्त कर रहा हूं, तो एन मुझे आधा करना पड़ेगा ना, तभी तो सेम पावर मिलेगी। और अगर मैं एन सेम रखना चाहता हूं, तो फिर डबल पावर का बल्ब लूंगा, तो डबल फ्रीक्वेंसी का बल्ब जो होगा वो डबल पावर का अपने आप ही होगा, क्योंकि एन मत बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अपने आप ही पावर डबल हो जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने इंटेंसिटी को एक दूसरे तरीके से समझाया, और वेवलेंथ वगैरह का कैलकुलेशन मतलब मोमेंटम के साथ जोड़ दिया, और ये फोटोन थ्योरी तैयार हो गई। तो इसके आधार पर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। तो अब देख लेते हैं कि आइंस्टीन ने एक प्रैक्टिकल किया था, तो उन्होंने एक और ग्राफ बनाया था जिसके आधार पर वो इस पर पहुंचे। तो आइंस्टीन की तरफ से ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें उन्होंने 1905 में इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। सेम घटनाक्रम जो है बहुत लोगों ने किया होगा, पर यह है कि कौन समझा पाए। बहुत सारी पहेलियां अभी भी पड़ी है, कौन उनको हल करे वो बात है।
जैसे सारे फोर्सेस को एक यूनिफाइड करना, अभी काम बचा हुआ है, कोई नहीं कर पाया अभी तक। तभी लाइट यहां से गिर रही है, और यहां पर अगर अपन इसको सपोर्ट में करंट लेना चाहते तो ऐसा आ जाएगा, या उल्टा लगाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें इन्होंने, आइंस्टीन ने क्या किया कि डेटा इकट्ठा किया और एक ग्राफ बनाया। इस तरफ उन्होंने लाइट की फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल को उन्होंने जोड़ना चाहा कि इनमें आपस में क्या रिश्ता आता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को जब उन्होंने जोड़ना चाहा तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा है। डेटा इकट्ठा करके उन्होंने एक ग्राफ बनाया। भाग्य की बात है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बढ़िया ग्राफ होता है, कोई भी लिख लेता है, वैज्ञानिक को तो और भी कम दिक्कत होगी। तो इसमें ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना। y की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल, m की जगह जो भी टेन थीटा है, और x की जगह f आ गया प्लस कांस्टेंट, ऐसा आ गया। तो बाद में चल करके ये जो कांस्टेंट आया, टेन थीटा की वैल्यू h अपॉन ई के बराबर आ गई। प्लैंक्स कांस्टेंट को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट भी काफी छोटा होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करें तो ठीक ठाक हो जाएगा। -34 तो कहाँ जा रहा है, ग्राफ लेट ही जाएगा, स्लोप बहुत कम आएगा ना। अब ये ई से गुणा हो गया, तो ई वी एस एच इंटू एफ प्लस सी डैश, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, नया कांस्टेंट हो गया। तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया। अब इसके अंदर ये कंडीशन आ गई कि जब व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ थ्रेशोल्ड, वी एस इज इक्वल टू जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आ गया। तो इसमें जीरो कर देंगे तो सी डैश की वैल्यू माइनस एच इंटू एफ थ्रेशोल्ड आ गया। तो फिर ये आइंस्टीन की इक्वेशन हो गई, ई वी एस, ये आ गया एच एफ माइनस एच इंटू एफ थ्रेशोल्ड। तो ये ई वी एस, ये आ गया एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो ये आइंस्टीन की इक्वेशन हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। कुल मिला के प्रैक्टिकल करो, डेटा इकट्ठा करो, फिर सोचो कि किस में किसका क्या हिसाब लिया जाए, क्या क्या तो प्रैक्टिकल किया जाए, क्या तो डेटा लिया जाए, किनको तो रिलेट किया जाए। ये सब अलग अलग लोगों में अलग अलग बात होती है। तो दूसरे लोगों ने दूसरी डेटा इकट्ठा किया, इन्होंने ये डेटा इकट्ठा, फिर डेटा इकट्ठा करने के बाद रिलेट करो, रिलेट करने के बाद इक्वेशन लिखो, इक्वेशन आने के बाद इमेजिन करो कि क्या कहना चाहती है इक्वेशन। फिर आइंस्टीन ने तो ये कह रखा है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। हाँ, वो कह रहे हैं कि ज्ञान का कोई कोई फायदा नहीं, कितने ज्ञान बांच लो, जो इमेजिन नहीं कर सकता है मूर्ख है वो।
जो इमेजिन कर सकता है वही तेज है। तो ये बड़ी बात थी उस समय के लिए, बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय दिखता कुछ नहीं था, इमेजिन ही करना पड़ता जब दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये तो होगी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ये हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ejection of free electron। तो यहां से फिर इक्वेशन ने फिर उनको समझा दिया कि क्या कहना चाह रही इक्वेशन। इक्वेशन एनर्जी की थी, और एनर्जी की इक्वेशन से समझ में आ रहा था कि एक फोटोन एनर्जी लेके आया, और उससे फिर वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी उसमें से घट गई, और उतनी एनर्जी के साथ वो बाहर आया, फिर भागने लगा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ने उसको रोक दिया। तो ये कुल मिला के उन्होंने, आइंस्टीन ने कहा कि ये जो ईवीएस है, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसी इक्वेशन में के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ईवीएस के बराबर होता है। तो ये फार्मूला फिर बन गया के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा बन गया। तो अब इसके बाद आइंस्टीन ने बारी बारी सारे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दे दिया। हाँ, वो भी समझ में आ जाएगी बात, है ना। अभी इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो कैसे है। तो अब मैं इसको पूरा थ्योरी से, स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि ये हुआ कैसे। अब पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूले उसमें आ जाएंगे वापस से। ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूँ। हो गया ना, ये लो। तो अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरा हिसाब देखते हैं, शुरू से हुआ क्या, इमेजिन करेंगे अब हम। क्या हमको इमेजिन करना है, देख। तो आइंस्टीन ने कहा कि आप लोग इमेजिन करो कि बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो पार्टिकल्स में आ रही है। तो उस समय उनको कोई सुनने वाला था नहीं, तो चार पांच दोस्त थे, हाँ सुनते हैं, बोलो क्या कर। हाँ, हम करेंगे इमेजिन। तो उन्होंने इमेजिन करवाया। तो उनकी बात मान ली गई कि ये लो, चलो आ रहा है, ये पार्टिकल आ रहे हैं, ये ऐसे टकरा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि कितना पार्टिकल आ रहे हैं, अगर इसका हिसाब चाहिए तो इसका हिसाब इस तरह से आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट। तो इस जगह पर जो है इंटेंसिटी कितनी है, इस बल्ब की कुछ पावर पी है, और ये डिस्टेंस इससे डी है। तो ये पुराना फॉर्मूला चलता ही था कि इंटेंसिटी जो होती है वो पावर अपॉन 4 पाई d²। डी डिस्टेंस पर अगर बल्ब की पावर पी है, तो डी डिस्टेंस पर उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी। तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले से इंटेंसिटी इस प्लेट पे मिल जाएगी। फिर इस प्लेट पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, तो ए परपेंडिकुलर। तो इस प्लेट का जो परपेंडिकुलर एरिया है बल्ब के पास, जैसे जो बल्ब आ रहा है इसकी रोशनी, इसमें ये वाला जो एरिया आ रहा है ए परपेंडिकुलर, अगर ए परपेंडिकुलर वैसे नहीं जानते
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल थीटा है तो ये एरिया ए है, तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। छोटे एरिया के लिए लगा सकते हो, ये बड़े एरिया में एंगल वेरी करेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो छोटा सा ही प्लेट लिया है, डायग्राम में बड़ा दिख रहा है ये। अगर एक ही पॉइंट से लाइट आएगी तो एंगल चेंज होगा ना ऐसे। वो मैंने दिखाया नहीं चेंज होता हुआ एंगल, आपके सामने सीधा भेज दिया। नहीं तो सीधा भेजूंगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, टेढ़ा भेजने पर ही वो फॉर्मूला लगता है। तो इसके साइज छोटा करके ऐसा मान सकते, ठीक है। अब एक फोटोन की एनर्जी है एच सी बाय लेमडा, तो इंटेंसिटी होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड आ गया, और उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया तो फोटोन पर सेकेंड आ गया। तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि कितने फोटोन गिरते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया और हिसाब भी लगा के दिया। सोचो कि इस बल्ब से जा रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल, बोले कितने जा रहे हैं, क्या इतने जा रहे हैं, कि बल्ब का पावर पी है तो डिस्टेंस ये है, प्लेट का एरिया ये है, एंगल ये है, तो वैल्यू ये है। अच्छा ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। फिर आगे क्या हुआ, फिर देखो आगे क्या हुआ। फिर बोले ये मेटल प्लेट है, इसके अंदर क्या हुआ, कि इसके अंदर है बहुत सारे एटम, वो भी बहुत सारे हैं, कि हाँ बहुत सारे हैं। फिर बोले इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ, कि बीच में घूमते रहते हैं, गलियों में भटकते रहते हैं, लोग कहते हैं आजाद। और शहर में भटकने वाले लोग आजाद लोग, ऐसे आजाद इलेक्ट्रॉन भटक रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। आजादी इतनी है कि घर में घूम लो, मेटल प्रदेश से बाहर मत जाना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ सोचो जरा अंदर, ऐसा कुछ है। फिर बोले कि ये वाले पार्टिकल आए, तो क्या हुआ फिर, तो उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टिकल आया, ऐसा ऐसा आया और ऐसे बीचों बीच में से इधर चला गया, आर पार निकल गया, कि कोई तो पार्टिकल आर पार चला गया, कि कोई रास्ते में मिला ही नहीं। और फिर दूसरे का क्या हुआ, बोले ये इससे टकरा गया। फिर तीसरे का क्या हुआ, कि ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बहुत छोटे से हैं, कहीं बहुत कम जगह है, तो कम ही टकराएंगे, कहाँ कम ही टकराएंगे। तभी तो फोटो करंट कम आता है, फोटो करंट की वैल्यू बहुत कम आती है। कि हाँ ये बात भी जम रही है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का एरिया ज्यादा है, तो ये आयंस का एरिया बड़ा है, बाकी खाली जगह है, तो इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी सी कहीं जगह होगा। तो टोटल मान लो कि 10 लाख फोटोन आके गिरे, 10 लाख फोटोन आके गिरे, उनमें से मान लेते हैं कि कोई 10,000, 10,000 वो थे जिनको इलेक्ट्रॉन को मिले। भाई 10 लाख में से सिर्फ 10,000, या मान लो 1 करोड़ में से 10,000। अब मैंने कोई प्रैक्टिकल का नहीं रखा है इसलिए कुछ भी लेना पड़ रहा है ना। तो एक बड़ी संख्या होगी इंसिडेंट होने वालों की, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को जो मिले उनकी संख्या कम होगी। तो एक इफिशिएंसी वाला मामला है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फोटोन यहाँ से पहुंचे, उनमें से ज्यादातर इधर उधर टकरा गए, कुछ टकरा के रिफ्लेक्ट होके आ गए। तो अपन कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेटल प्लेट से रिफ्लेक्ट होके बाहर चले गए। तो वो वाला जो रूल थे कि वो भी लग रहे हैं सब, है ना, जो लाइट में होते हैं। कुछ एब्जॉर्ब हो गया, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ट्रांसफर हो गया, ऐसे कुछ बहुत सारी बातें हुई। तो उनमें से हमारा ध्यान उन पर है जो इलेक्ट्रॉन ने लिए। तो इलेक्ट्रॉन ने जो लिए उनकी एक पर्टिकुलर नंबर कम है इससे, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन विल रिसीव
receive complete energy in single collision with photon. उनका ये कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको सारी एनर्जी एक पैकेट में एक पल में मिलेगी। तो ये जो घटनाक्रम में वेव वाले लोग फंस रहे थे कि उनके समझ नहीं आ रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर कैसे आता है, तो इन्होंने कहा कि मैं समझाता हूँ, एक्सीडेंट में एनर्जी मिलती है, एकदम मिलती है, एक साथ मिलती है, जैसे एनर्जी मिली तुरंत बाहर आ गया। तो इसलिए इन्होंने इस ऐसा मान करके ये समझा दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर बार इंस्टेंटेनियस क्यों होता है। तो हर बार इंस्टेंटेनियस होने का वजह ये कि इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में वो सारी एनर्जी ले लेगा जो उसे बाहर आने के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिर उसने मतलब जो बातचीत आई कि भाई ये क्यों ये इंस्टेंटेनियस है, ये बात उन्होंने समझा दी। तो सब लोगों ने मान लिया कि हाँ बात तो लग रही सही, अगर ऐसा मान ले तो इसने कहा मानो यही सच है, तो ठीक है फिर मानते हैं। तो उन्होंने माना, लोगों ने माना कि ऐसे करोगे तो एक सिंगल कोलिजन से आया और प्रोसेस हो गया इंस्टेंटेनियस, और वो सारा हिसाब किताब सेटल हो गया। फिर किसी ने पूछा कि अगर किसी ने दो ले लिया तो दो दो फोटोन मिल गया। तो आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा नहीं होता, एक साथ दो से नहीं भिड़ता है, कि छोटी जगह है कहाँ भिड़ेंगे, दूसरे के पास जगह कहाँ है। तो आइंस्टीन ने एक अजम्पशन लिया अपने टाइम में, उस टाइम तक तो पता नहीं था। अब जैसे बोर अजम्पशन लेते हैं ना, ऐसे ये भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इंटरेक्ट विथ टू फोटोन्स एक्चुअली। ये बात तो उनके जब समझ में आई तो इसमें समस्या दूसरी वाली बात पे आई। आइंस्टीन ने जब कहा कि देखो मैंने आपको समझा दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों इंस्टेंटेनियस होता है, तो फिर उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी वाली बात भी तो समझो, वो क्या होती है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि फोटोन की जो एनर्जी है, सिंगल फोटोन की एनर्जी H/F होती है। अगर उसको एनर्जी बाहर आने के लिए चाहिए तो एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो एनर्जी H/F हो गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन H/F थ्रेशोल्ड। या एक तरह से उन्होंने पहले वर्क फंक्शन लिखा है यहां पर, यानी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला बन गया कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन एफ थ्रेशोल्ड। तो उन्होंने इस तरह से ये समझाया कि जो भी एनर्जी उसे मिलनी चाहिए वो उस मेटल से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे तो ज्यादा ही मिलनी चाहिए, तभी तो बाहर आएगा। अगर उसे कम मिलेगी तो बाहर नहीं आएगा। तो यहां से उन्होंने ये समझा दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पे है। इफ H/F is less than work function, no photoelectric effect। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन ने फ्रीक्वेंसी वाली समस्या का भी जवाब दे दिया, क्योंकि उनके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा फोटोन इतनी एनर्जी रखता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं जो आने के लिए चाहिए, तो इसलिए कम फ्रीक्वेंसी पर आता नहीं। तो फिर दूसरे ने सवाल किया कि ठीक है आप कह रहे हो कि भाई वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपका फोटोन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, तो इसलिए तो हुआ नहीं। तो क्या अगर दो दो आ जाए तो 1+1 2 मिल जाए। तो फिर आइंस्टाइन ने बोला ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इंटरेक्ट विद टू फोटोन साइमल्टेनियसली।
कि एक ही समय पर एक साथ ये घटनाक्रम नहीं हो सकता है। तो चलो फिर दूसरे ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मानते, ऐसा मान लेते कि पहले एक आया, उसने एक दिया, उसने जेब में रख लिया, फिर एक और आया, फिर एक और रख लिया, फिर दो मिला के फिर बाहर आ गया। पैसे जोड़ के भी तो लोग घूमने जाते हैं बाहर, है ना? तो ऐसे ही इकट्ठा करके आएगा। तो फिर आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा भी नहीं होगा। एनर्जी रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेगा वो ऐसे ही जमा नहीं कर पाएगा। तो बोले होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के एटम्स के साथ धागों से बंधा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के धागों से बंधा हुआ है। तो अगर वो हिलेगा तो उन धागों से एनर्जी एटम्स के पास चली जाएगी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट तुरंत हो जाएगी। और अगर वो बाहर जाता है, मतलब उनका कहना था कि टकरा करके खो देगा, या फिर बाहर आएगा तो वर्क फंक्शन में रिड्यूस होकर निकल जाएगी। तो हाथों हाथ बाहर आए तो ठीक है, अगर बाहर नहीं आए, भीतर ही रहता है, तो भीतर रहने में वो एनर्जी उसके पास, अकेले के पास नहीं रहेगी, फैल जाएगी। जैसे अपन ने एक लोटा पानी समुद्र में डाला कि इधर वाले हिस्से को देता हूँ, है ना, ये वाली जगह, तो पानी इकट्ठा करने जाता हूँ ऊंचा, कि यहाँ पानी की दीवार खड़ी करूंगा, तो यहाँ लोटा डालूंगा, फिर दूसरा लोटा यहीं डालूंगा। तो वो पानी कहाँ चला गया? कि सारे में फैल गया। जैसे पानी एक जगह दिया गया पर फैल सब में गया, इसी को दिया था और ऐसे पूरे में चला गया। तो ऐसे फटाफटी घटनाक्रम अगर होगा तो हो सकता है, इंतजार करने से नहीं होगा। तो जैसे ही टाइम गैप आएगा तो एनर्जी इकट्ठा नहीं हो पाएगी और ये घटनाक्रम नहीं हो पाएगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्ट ऐसा बोल रहा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दिखाई तो मुझे भी कहाँ दे रहा है, मैं इमेजिन करने की तो कह रहा हूँ। तो इमेजिन करने की बात ही थी सारी, और इमेजिनेशन करने से ये सब बातें क्लियर हो गई। अब फिर आइंस्टीन ने ये कहा कि जो फोटोन है वो एनर्जी लेके आया H×F। तो सबसे पहले एनर्जी मिलती है H×F, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके पास एनर्जी आता है दौड़ भाग करता है। दौड़ भाग करने से उसका कुछ एनर्जी का नुकसान हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है फिर उसे ख्याल आता है कि मुझे तो बाहर जाना है, तो फिर वो ऑफिस जाता है, वो लोग टैक्स जमा कराओ बाहर जाओ। तो इस एनर्जी में से फिर टैक्स जमा होता है, ये बाहर जाता है, तो फिर इसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो ये फॉर्मूला बन गया जनरल। तो आइंस्टीन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही फोटोन इंटरेक्ट करता है और वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी दे दे। किसी ने पूछा कि भाई आधी दे दे, तो कि आधी फोटोन अपने पास रख ले। तो फिर ये बताया गया कि बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी लेता है। पारिवारिक इलेक्ट्रॉन जो माने प्रदेश में रहता है, मेटल प्रदेश में, वो कभी ऐसा नहीं करता है। आगे चल के लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन टकराता है वो तो कभी भी पूरी एनर्जी नहीं लेता है। परंतु मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा व्यवहार करता है। घर में व्यवहार अलग होता है, सड़क पे व्यवहार अलग होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन जब मेटल में रहता है तो सारा एनर्जी खा जाता है, पर बाहर सड़क पे आता है, फोटोन से मना करता है, इतना नहीं भाता मैं, थोड़ा तू भी रख दे, लड्डू पूरा नहीं खाऊंगा, आधा ही खाऊंगा। अच्छा, इस बात को भी प्रूव किया जा सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फोटोन आया सी स्पीड से, तो टक्कर लगाने के बाद में एक बार के लिए मान लेते कि इलेक्ट्रॉन सारा ही खा गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आ गया, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए। तो इस फोटोन के पास मोमेंटम था h/λ, तो इलेक्ट्रॉन के पास m×v, इसका मोमेंटम इसको मिल गया। फोटोन के पास एनर्जी थी hc/λ, तो इसके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी 12 mv²।
तो इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक फॉर्मेट में मिल गई। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो एम वी सी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू 2C आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने सारा फोटोन खा लिया तो लाइट से भी दुगनी स्पीड से जाएगा, जिसके लिए आइंस्टीन ने मना किया था कि नहीं ऐसा तो होगा कभी नहीं, तो कभी नहीं होगा। तो इससे साबित होता है कि कभी भी आजाद इलेक्ट्रॉन, मतलब जो स्वतंत्र क्षेत्र में आ जाता है, वो तो कभी पूरा फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता है। परंतु जो घर में रहता है, जो मेटल प्रदेश में रहता है, लोग तो कहते हैं आजाद है, पर फिर भी मेटल से तो बाहर नहीं आ पाता है, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी एनर्जी ले लेता है। ये आइंस्टाइन का मानना था, और वो सब मैच खा रहा था, सब हिसाब सेटल हो रहा था, इसलिए उन्होंने मान लिया। आगे चल के हमको ये सब पता लगता है कि अगर हम इस तरह का टक्कर करवाएंगे तो ऐसा होता है कि एक फोटोन आया तो ये तो भाग गया इधर, और दूसरा फोटोन भाग गया उधर, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इसका लैम्डा डैश। मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे लोगों ने आगे प्रैक्टिकल कर रखे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन से, जैसा आइंस्टीन ने कहा ना टक्कर होती है, फोटोन विल एक्ट लाइक ए पार्टिकल, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करवा रखा है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, और वो पूरा फोटोन भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो दूसरा फोटोन आता है उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, नया लाइट मिल जाता है। तो ऐसा ये एक्सपेरिमेंट फ्री के लिए, तो फ्री वाला पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये कुछ फ्री के बारे में डिस्कस किया है जो इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, ऐसे बताया है। यहां पर तो बोला है कि रिसीव कंप्लीट एनर्जी, पूरी एनर्जी रिसीव करेगा, क्योंकि वो अपना मोहल्ले में रहता है, वहां पर पूरे आसपास का सपोर्ट है उसके पास। जैसे कोई भी दीवार से अड़ा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर कोई धक्का मारेगा तो सारा धक्का मुझे को लगेगा, मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा आगे, और मैं फ्री होऊंगा तो ऐसे दूसरे के पास जा सकता हूँ। तो विद इन द मेटल मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है ना वो नहीं लगेगी, जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज हो जाएगी और एनर्जी पूरी चली जा सकती है। ठीक है, कैसे आया पूछ रहे हो? ये एच बाय लेमडा की वैल्यू एम वी है ना, वो यहाँ एच बाय लेमडा की जगह पुट कर दिया। V इक्वल टू 2C, आइंस्टीन का खुद का स्टेटमेंट है कि लाइट की कोई भी मास वाला पार्टिकल, कोई भी मास वाला पार्टिकल लाइट की स्पीड को अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो सभी पार्टिकल लाइट की स्पीड से धीमे ही चलता है, सिर्फ लाइट ही लाइट की स्पीड से चलती है, कोई भी उसके बराबर नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये तो इंफॉर्मेशन है मान लिया अभी। तो ये तो लाइट की स्पीड से भी दुगना आगे है, तो लाइट की स्पीड भी नहीं होती किसी की, तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो अब अपन ने ये इक्वेशन लिखी है, इस पर आता हूं मैं। ये इक्वेशन क्या लिखी है? जैसे अपन ने कहा कि 1 करोड़ फोटोन आए, जिसमें से 10,000 भाग्यशाली, 10,000 भाग्यशाली इलेक्ट्रॉन को मिला फोटोन। मान लेते हैं कि उस फोटोन की एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10,000 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिनको मिला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनको मिलते ही खुशी हुई कि मेरे को मिला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या अब मैं भागूंगा? तो वो इलेक्ट्रॉन भागता है, भागता है तो किसी बगल वाले से भिड़ जाता है, भिड़ते ही 2 कम हो गया, बोले 5 का 3 हो गया, कि अब बचा 3। फिर बोले कि अब तो मुझे तो बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये अच्छी जगह नहीं, खाली जगह जाऊंगा। तो फिर बाहर जाने लगता है, तो मेटल के पॉजिटिव आयंस मिलके कहते हैं बाहर जाने का टैक्स लगता है। बोले कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हारे पास कितने हैं? कि मेरे पास तो 3 रखा है, पहले मिला तो 5 था, पर मैंने नष्ट कर दिया। ठीक है, 2 जमा कराओ, 1 से घूमो, तो बाकी बचा, तो लॉस निकल गया यहाँ पर। तो एच एफ माइनस लॉस हो गया, 5 में से 2 चला गया टकराने में, बचा 3, 3 में से टैक्स चला गया 2 का, बचा 1। अब कुछ
कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन था जो कोई भीड़ भड़के में बीच में कहीं फंसा था, उसको मिला 5। तो उसने देखा तो मैं तो फंसा हूं इधर, इससे भिड़ा उससे भिड़ा, भिड़ता भिड़ाता 1 बच गया, 5 का 1 हो गया। फिर बोले मैं जाना चाहता हूँ, कितना है? बोले 1। टैक्स तो 2 है, तो मैं ही घूमो, बाहर नहीं जा सकता। तो फिर वो बेचारा बाहर नहीं आता है। तो 10,000 में से ऐसे काफी हैं जो रह जाते हैं, नहीं जा पाते। अब इसमें अगर कोई ऐसा था जो बिल्कुल सरफेस पर ही बैठा था, दिन रात भगवान का नाम था, हे भगवान फोटोन मिले, मैं तो नहीं रहना चाहता, मैं तो जाऊंगा, तुरंत दो मुझे। एकदम सरफेस पे घूमता रहता था कि कैसे उड़ूं कैसे उड़ूं, कोई तो फोटोन दे। एकदम लाइट, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेते भागा तो मेटल मिला, टैक्स टैक्स। अच्छा, लो 2 रखो आपका। तो वो सबसे ज्यादा तेज स्पीड से है। तो जब ये लॉस 0 होगा, है ना, व्हेन लॉस इज इक्वल टू 0, तो के मैक्सिमम आ जाएगा, HF-W। जब किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो वही वाला होगा जो आसपास सरफेस के आसपास घूम रहा होगा, वो सबसे तेज गति से बाहर निकलेगा। फिर कोई ऐसा भी होगा जिसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, लड़ाई झगड़े में उसने 3 का नुकसान कर लिया, फिर बचा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसने बोला मैं तो जाना चाहता हूँ, क्या करूं, लड़ाई झगड़े में चला गया, 2 ही बचा है। बोले टैक्स 2 है, जमा करा दो। ठीक है, 2 जमा कर, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तुम मेटल प्लेट के बाहर बैठ जाना, मन नहीं लगे तो वापस आ जाना। तो उसको बाहर बिठा देते हैं, ये लो। तो बेचारा थोड़ा दूर जाता है, परंतु एनर्जी वगैरह उसमें होती नहीं है। फिर मेटल उसको फिर से बुला लेता है, फिर वापस वहीं गिरना पड़ता है। और घूम फिर के बॉर्डर वाले वापस रिपीट करता है, फिर दूसरा मौका ढूंढता है कि अगली बार फिर से मिलेगा, फिर मैं जंप मारूंगा, फिर बाहर जाऊंगा, है ना। तो ये प्रक्रिया जारी रहती है। तो ये इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब ये के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या कैलकुलेशन है, ये है। तो इसको भी हम समझा देते हैं, इसमें अगले पेज पे समझाते हैं। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो यहाँ पर लाइट गिर रही है ऐसे, और इससे मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, 0 से के मैक्सिमम, जिसमें के मैक्सिमम की वैल्यू HF माइनस वर्क फंक्शन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि करोड़ों फोटोन आए, उसमें से सिर्फ 10,000 को मिला। उन 10,000 में से कुछ हजार, मान लेते हैं 1,000, 10,000 में से 1,000 बाहर आ पाए। फिर 10,000 को मिला था, निकले बाहर 1,000। तो 1 करोड़ फोटोन गिरे, उनसे निकले 1,000 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इफिशियंसी शब्द डिफाइन किया जाता है, क्वांटम इफिशियंसी। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ईटा टाइम्स नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ईटा एक क्वांटम इफिशियंसी हो गया कि इसका 1% या 0.1%, 0.01%। तो एनपी हो गया नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, और ईटा हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी हो गया नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। फॉर्मूला बन गया क्वांटम इफिशियंसी, अगर इसको हम बोलेंगे तो।
नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ ejected electrons per second upon number of photon incident per second. कितने फोटोन पर सेकंड में आ रहे हैं, उससे कितने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ पा रहे हैं, एक एफिशिएंसी हो गई। अच्छा, एफिशिएंसी के बारे में एक बात कहना चाहते, जैसे मान लो कि 1 करोड़ थे, तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़, 1 करोड़ से 1,000 आए, तो 2 करोड़ भेजेंगे तो 2,000 आ जाए। अगर वही सब कुछ है, वैसे ही फोटोन है, तो वैसे ही आएगा। पर एफिशिएंसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है। सपोज करो कि टेक्स तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो टकराने वाले फोटोन है उनकी एनर्जी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर इफिशियंसी कम हो जाएगी। फिर 1 करोड़ से 1,000 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिर तो वो जो सरफेस वाले हैं उन्हीं के पास मौका है, और अंदर वाले तो ज्यादातर लोग तो रह जाएंगे। मतलब जैसे मान लो विदेश घूमने जाने का पैसा लगता है 10 लाख रुपए, अब आदमी सालाना 2 लाख रुपए कमाता है, तो 5 साल तक वो सारे पैसे जमा करेगा, तो 1 साल घूम के आ सकता है ना। कि रोटी सब्जी खाए नहीं, नमक पानी ले, पैसे जमा करे, फिर 10 लाख का खर्चा करने, 1 दिन 2 दिन 10 दिन घूम के आ जाए, ऐसा कर सकता है। तो कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी बाहर जाने की घट जाएगी जब आपके पास पैसा कम होगा। अगर आपके बाहर जाने का खर्चा ही कम है, ऐसा पता लग रहा है जैसे विदेशी लोगों के लिए होता है, उनका पैसा भारत के साथ, वो 1 लाख कमाते तो भारत के पैसे 80 लाख हो जाते। अगर यूरोप के लोग, कोई ब्रिटेन का जो नागरिक है, उसने अपना जेब में पैसा इकट्ठा किया कि मैं भारत घूमने जाऊंगा, मेरे पास है, मेरा 1 लाख रुपए बचा है, भारत सरकार के पास ही हमें कन्वर्ट करना, ये लो 80 लाख रुपए, कि मैं भारत घूमूंगा। तो बोले यहाँ तो मैं बढ़िया से घूम लूंगा, यहीं रह जाऊं, 2-4 साल घूम लो। तो इसलिए हम देखते हैं कि अंग्रेज लोग बढ़िया महीनों महीनों घूमते हैं, यहीं ठहर भी जाते हैं। बोले कि इतने अच्छे लोग हैं ना, आराम से घूमते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, वापस आते हैं, कुछ खरीदते भी नहीं है, है ना, क्योंकि सब महंगा पड़ता है उधर। इधर से 1 रुपए का वहां 80 गुना हो जाता है। तो जो टोपी यहाँ पर हम पहनने के लिए खरीदते हैं कि ये तो 50 रुपए की है, कि ये 4,000 की है। ठीक है, पहने तो घर जाके पहन लूंगा मैं। तो ऐसे करके हम, कन्वर्जन का फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इफिशियंसी के बारे में मेरा जो पॉइंट आ रहा था, कि अगर जितना टैक्स लगता है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी, तो फिर इफिशियंसी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टैक्स लगता है और फोटोन भी 2 ही आता है, तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। परंतु 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भीड़ भिड़ा के भी 2 तो बच ही जाएगी। अंदर कहीं गली में रहता था, उसको मिला 10, वो इससे भिड़ा उससे भिड़ा, घटाता हुआ 3 तक पहुंचा, तो बाहर आ ही गया। तो अंदर अंदर वालों की भी बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने फोटोन की एनर्जी को चेंज किया तो इफिशियंसी में फर्क पड़ता है, ऐसा कहना चाहते हैं। पर वही फोटोन की एनर्जी रखी तो इफिशियंसी वही रहेगी। ठीक है। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मुद्दा है, तो अपन ने ये देखा अभी कि कितने परसेंटेज के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो जितने गिरेंगे उसका कुछ परसेंटेज बाहर आएगा। जो बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाएगी। तो जब अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा तेज भागता है। तो इस बैटरी की वजह से अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पैदा हो गया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पैदा हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड के यूं पैदा होने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लगने लग गया। तो जैसे ये मेटल प्लेट से बाहर आया, ये दोस्त लोग सब भाग रहे थे कि चलो अपन चलते हैं उस प्लेट पर। और ये लीडर था सबसे तेज भागने वाला, सरफेस वाला। और एक था जो पीछे बैठा था कि मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, मैं तो यहीं बैठा हूं। तो ये सब लोग भाग रहे थे, इतने में किसी ने बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फोर्स आ गया। तो सबके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगने लगे, भागना मुश्किल होता गया, स्पीड कम होता गया। तो जो सबसे तेज भाग रहा था ना, वो बेचारा यहाँ एकदम बॉर्डर पे जाके टच करने वाला था, ऐसे 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 टच करूं, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था कि टच नहीं कर पाया। यहाँ पे रेस्ट आ गया, लौट करके आना पड़ा, ये घूम करके यहीं से लौट आया। तो जो सबसे तेज भाग रहा था वो भी मेटल प्लेट को छू नहीं पाया। जब छू नहीं पाया तो अमीटर ने बोला कि यहां से कोई गया ही नहीं, जीरो करंट। तो करंट जीरो हो गया, तो अमीटर की तरफ से जीरो आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल corresponds to the case when electron of maximum kinetic energy just become unable to reach collector plate। भाई ऐसा पेपर बनाए कि टॉपर के भी जीरो आ जाए। जो सोचता है मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, ये होमवर्क वो होमवर्क, सारा शीट रटा हुआ, सारा फॉर्मूला रटा हुआ, फिर पेपर बनाने कैसा बनाया, एक भी नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। टॉपर का जीरो आ गया तो फिर बाकी लोग हमारा क्या है, इसको ही नहीं आया जब सारे फॉर्मूले पता है, बाकी के माइनस माइनस आ रहे हैं। टॉपर ने ये समझ में आ गया कि मुझे हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ किसी के, अभी गलत तो करूंगा नहीं, हो तो कुछ नहीं रहा, तो टॉपर जीरो ले आए। बाकी थोड़ा कम समझदार थे तो कुछ तो गलत करके आएंगे, -1 -2 -10। तो यानी जो सबसे ज्यादा तेज चलता है वो भी ना पहुंच पाए तो फिर कोई ना पहुंच पाए। जब कोई ना पहुंच पाए तो उस समय जो कंडीशन है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो गया। अगर मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स। जो सबसे तेज चल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर के मैक्सिमम है। इस जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -E × VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल Q × V। जब वो वहां पहुंचा तो इसका पोटेंशियल जीरो है, तो इसकी काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो यहां से हमको पता लग गया के मैक्सिमम बराबर E × VS। दूसरे तरीके से बताते, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने डी, यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो इस पे वर्क हो गया -E × E, फोर्स हो गया, इंटू डी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब अपन जानते हैं E × D होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये माइनस तो हट गया, E × D हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर के मैक्सिमम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें, तो इससे हमें पता लग गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस प्रकार सबसे तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से संबंधित है, क्योंकि वो ऐसा पोटेंशियल है जिसको लगाने से करंट जीरो हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पैदा कर रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और उसकी वेलोसिटी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाती। तो ऐसा करके तो यानी इलेक्ट्रॉन तो छूट रहे होंगे, जैसे लाइट गिरेगी तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, पर वो कुछ कुछ थोड़ी दूर जाके चले जाते हैं, कुछ थोड़ा और दूर जाके चले जाते हैं, कुछ थोड़ा और दूर। तो ये हाईएस्ट वाला जस्ट टच कर करके आ रहा होगा, टच करने से बच रहा होगा, बस ऐसे सारे के सारे वापस एमिटर प्लेट पे गिर जाते हैं। तो ये हो गया इसका रिश्ता स्टॉपिंग पोटेंशियल का। एक और बात है, क्या ये 5:30 बज रहे,
हो गया टाइम? कितना हुआ? 4:36। तो 4 मिनट है भी, वहां 35 भी नहीं हुआ अभी देखो। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेचुरेशन करंट। ये फॉर्मूला था, लिख लिया था ना पहले। सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट हमें पता लग जाता है जब अपन सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अपन ने इसके बारे में पिछली क्लास में बात कर ही लिया था, बस उसका फार्मूला अपन ने फोटोन के उस एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया। इस तरह से आइंस्टीन ने दो चार बातें मनवा कर कैसे ऐसा मानना, इतने साल पुरानी समस्या को शून्य कर दिया, जीरो हो गया। और इस बात पे फिर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, बस देने में लेट हो गए, दे दिया। हालांकि जब मीटिंग हो रही थी नोबेल प्राइज देने के बारे में, तो कि इन्होंने, ये कौन है ये जिनका आइंस्टीन का नाम फैल गया एकदम 21 19 20 21 के बाद। तो लोगों ने फिर अध्ययन करना शुरू किया कि ये तो एक ऐसे ऐसे हैं, इनका लाइफ। इन्होंने 1905 में 3 पेपर पब्लिश किया था। तो 1905 के 3 पेपर खोले गए, तो फिर तीनों लोग बोले कि इस वाली बात पे दे क्या नोबेल प्राइज, कि इस पे देते हैं, स्पेशल थ्योरी भी बढ़िया है, इस पे दे देते। फिर बोले ये दूसरी ब्राउन इन मोशन वाली इस पे देते हैं, कि तीनों पे बनता है, एक पे दे देते हैं, ये बढ़िया, ज्यादा समझ में ये आ रही। तो फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्राइज बांट दिया। बाकी कहते हैं कि 3 3 बन रहे थे वैसे तो, एक आदमी ज्यादा बार अच्छा करे तो नोबेल प्राइज बट नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगे कि बार बार क्यों दे रहे हैं, तो काम ऐसे कर रहे थे। तो इसलिए थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के लिए तो और कोई बड़ा प्राइज देना पड़ेगा, है ना, वो तो और बड़ी बात है। उसको तो दिया ही नहीं क्योंकि समझ भी नहीं आया, बाद में समझ में भी आया, अभी तक ही नहीं समझ, मेरे नहीं समझ में आया।